खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आरबिद बड़े साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। इमरान खान का अभी आपने ख़ताब सुना होगा। बड़ा उन्होंने रिजर्वेशंस का इज़हार किया है जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि बदतरीन बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। तो क्या ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस अब सामने आ रही हैं? हुकूमत कुछ और बता रही है। असल कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। कौमी असम्बली में अब अपोजिशन लीडर कौन होगा, और साथ ही मैशत तो ज़ाहिर है हमें दामनगीर है ही कि 17% शरह सूद जो है मैशत के साथ कैसे असरअंदाज होगी। बट साहब, इमरान खान साहब ने तो खुल के कह दिया है कि जी पार्टीज़न और ये जो अपॉइंटमेंट हुई है जनाब मोहसिन नकवी साहब की, वो उससे बिल्कुल मुतमिन नहीं। और कल उन्होंने मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया। क्या समझते हैं अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को कोई और चला रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मुबैना तौर पर पाकिस्तान को चलाने वाले हमें नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके से खाई से, बर्बादी से, लाकानूनियत से, जालसाजी से, फराड से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, 70 साल में मेरे ख्याल में ऐसी मिसाल नहीं थी। अब आ गया कि वज़ीर आला पंजाब के निगरान, वो तो कानून तो यही है कि 2 हुकूमत नाम देती है, 2 अपोजिशन। अगर आपस में ना सीएम और अपोजिशन लीडर में ना हो तो कमेटी हो तो इलेक्शन कमीशन। असल बात यह है कि मेरी इतला जो और है, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अब इमरान खान पर मुबैना तौर पर नहायत रिलायबल सोर्सेज कातलाना हमला समेत गिरफ्तार होंगे। पूरे पंजाब में क्रैकडाउन किया जाएगा और अफसरों से शर्त ये रखी जा रही है कि इमरान खान को कौन गिरफ्तार करेगा। बेवकूफ़ हो, कितने इमरान खान पकड़ोगे? ये 70 और 80 की दहाई नहीं रही। बट साहब, ये क्या इंटरव्यू होता है कि ये क्या बड़ी खबर दे दी आपने कि क्या इमरान खान साहब की आला अफसर ने कहा है कि क्या? हाँ जनाब, मैं लटका दूंगा इनको, मैनू ला दो, मैनू लाओ। बकायदा क्यों बनी हुई है, अनबिलीवेबल है। वो यार ठीक है, केयर टेकर आती हैं, आए। नहीं भट्टी साहब, देखें एक जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें इंटेग्रिटी होती है आपकी। आप एक बड़ा मुश्किल इम्तिहान पास करके आते हैं, तालीम, तो ये उसका कोई रिगार्ड नहीं। फिर सब मौजूदा सिस्टम में, मैं ये नहीं कि पहले भी फरिश्ते थे, मौजूदा सिस्टम में मुबैना तौर पर जितना करप्ट, अख्तियारात से तजावज़ करने वाला, आंखें बंद करके जी हुजूरी करके जुल्म सितम करने वाला इस वक्त आंखों का तारा बन रहा है। और चंद गंदे ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, यकीनन पुलिस में भी हैं, लेकिन अब चुन चुन को उन्हें लगाया जा रहा है। टारगेट उनका क्या है? पीटीआई का खात्मा। अब मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ खात्मा क्या है, सपोर्ट तो उसकी है, वो खात्मा कैसे होगा? भाई उसको गिरफ्तार करेंगे और पॉपुलर होगा। सुन लें, SHO और तहसीलदार उनकी मर्जी के लगेंगे, लोगों को डराए धमकाएंगे। अजाइम बहुत ख़तरनाक है, बेपनाह ख़तरनाक है। और दूसरा, ये तो इलेक्शन कराने ही नहीं कराना चाहते। अब नवाज शरीफ की ख्वाहिश क्या है कि एक इमरान खान साहब को गिरफ्तार करो, क्योंकि उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गए हैं। कि वो अल्लाह का बंदा 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा, करप्शन ही कोई नहीं की। वो यार कमाल है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, तो रिकॉर्ड ख़राब कर दिए सारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के। अल्लाह जन्नत नसीब करे जिन्हें जो, चलो वो ठीक था। बाकी तो मैच होता था, करप्शन किसने करनी है। ये 3.5 साल में आके आपने तोशाखाना निकाला। मेरा सवाल आपसे ये है, बिजली के ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल वीकनेसेस सामने आ रही हैं, मैशत का कोई हाल नहीं है, और आने वाले दिन ये साथ इन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए। अगर ये साथ मैशत का बोझ डलता है और लोग बाहर आ गए तो कौन संभालेगा? जिस तरह खाकान अब्बासी साहब कहते थे, ओए किधर तहरीक चली ना पे। कादी साहब, अब इमरान खान साहब ने कल से मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। आप आइंदा 72 घंटों में पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी तब्दील होती हुई देखेंगे। फरिश्ते बन रही हैं, वो फरिश्ते वो बन रही हैं जिन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, वो बना रहे हैं फरिश्ते जिन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। आज जैसे अनवार, क्या जो कराची में वो एक SSP अनवार 5 अनवार पंजाब के लिए ढूंढ लिए गए जिसने PTI को क्रश करना। यार शर्म करो, क्या हो गया तुम्हें? इमरान को हराओ, 100 दफा हराओ, वोटों से हराओ। कितों? वोटों से हराओ।
एक केयर टेकर सिस्टम को तुम तूल देना चाह रहे हो, गैर आईनी काम करना चाहते हो, गैर कानूनी काम करना चाहते हो। हाँ, पुराने दौर में भी अच्छा नहीं था। एक इस हुकूमत ने, निगरान ने अच्छा किया, मोहम्मद खान भट्टी को उठा के ना साइड पे लगाया, उन्हें भी इन्नी पाई दी सी परवेज लाई दे दौर च। ओए हो अल्लाह माफ, अल्लाह माफ। काजी साहब, बात ये है कि जब नून लीग अवाम में मेजोरिटी खो बैठी, स्ट्रीट पावर खो बैठी, उनके मद्दे मुकाबला 13 जमातों के एक तरीके इंसाफ, पीडीएम का सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, तरीके इंसाफ का है इमरान खान, कंपैरिजन बनता है। नून लीग का सदाबहार नाहल कायद है नवाज शरीफ, इधर है इमरान खान, वो नवाज शरीफ आए प्लेटलेट्स, हाय मैं मर गया माँ, वो ठीक कराने गए 3.5 साल पहले। इधर है इमरान खान जिसको 3 गोलियां मारी वजीराबाद, 3 गोलियां मारी 2 जगह से अटैक करके, वो लाहौर में बैठा है और तुम्हारे खराब मूवमेंट चला रहा है। वो गीदड़ों शेरों का मुकाबला कैसे करोगे? गीदड़ शेर का नाम रख लें, शेर तो नहीं बन जाते। उसमें शेर वाली खूबी ये चाहिए कि मैदान में लड़ो, पीछे क्यों वार करते हो? कादी साहब, ये जो केयर टेकर सिस्टम लाया गया आपको नहीं पता। आप ठीक 72 घंटे बाद इसके असरात देखेंगे और ऐसा वहशियाना, नाइंसाफ़ी और इंतकामी सरकारी मशीनरी देखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। भट्टी साहब, मैं तो ये तो फिर देखें ना, परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर जिसे कहते हैं। बिजली आपके पास नहीं है, मैशत का बुरा हाल है। भट्टी साहब, आज मैं आ रहा था, ऊबर पे आ रहा था मैं आज, तो वो मुझे ड्राइवर कह रहा था यार ट्रैफिक ही नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी कर्टेल हो गई है। ट्रैफिक में आ रहा था बंद थी, लेकिन गुजारिश ये है कि मुझे बताएं, एक जमहूरी तरीके में कोई सियासी, उसने 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी, इस मुल्क में कौंसलर की सीट कोई नहीं छोड़ता। ये गलत बात तो नहीं है। मुझे याद है कि अल्लाह ताला जिंदगी दे, शहबाज शरीफ साहब को जब वो वज़ीर आला थे, वो क्या इंटरव्यू करते थे, किन्ने बंदे जाली मुकाबले से मार लेंगे। ये लोग जिंदा है आज भी, ये जिनके इंटरव्यू हुए हैं, शहबाज शरीफ करते थे। अब क्या है, तरीके इंसाफ कितनी देर तेरे जिले चो सफाया आएगा? कैसे, क्या वोटर किधर जाएंगे? क्या मिसाल के तौर पे आप पीटीए के एमपी हैं, आपके खिलाफ पर्चा दे देंगे, कोई भी पर्चा, वो चर्च पाना, जालसाजी पाना, तो PhD की थी है। अब मुझे लग रहा है पाकिस्तान में धांधली के एक्सपर्ट बंदे मजीद ढूंढे जाएंगे। ये मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सियासत से दूर रखने के लिए बिसात बिछाई जा रही है। इसका रिजल्ट मुझे तो अच्छा नहीं लगता। भट्टी साहब, अच्छा क्या लगता है? आपके सामने हालात हैं, अब ये बात करेंगे, हमारे साथ और भी होंगे मैशत के हवाले से। देखें, इस वक्त तो ये है कि खुदा का वास्ता कोई अकल करो, इस मुल्क को निकालो इस भाई अकल करो। जो अरबों रुपए का माल लूटा है, आपकी अदालतें कहाँ हैं? नैब में कवानीन में तरामीम की गई, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे थे, रातों रात उन्हें ड्राई क्लीन करके आपने हुक्मरान बना दिया, रातों रात ड्राई क्लीन करके। किसी मुल्क में ये होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन में हुकूमत के 5 करोड़ रुपया खर्चा आया हो, 5 अरब 16 अरब का फ्रॉड हो, और उसको आप क्लीन चिट दे दें और कोई पूछे भी ना भाई ये पर्चा झूठा था तो किसने दिया था, उसको उल्टा लटकाओ। नहीं तो ये जो पैसे हैं कहाँ जा रहे हैं? कादी साहब, फिल्म मौला जट भूल जाओगे। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक जो ज़ाहिर इमरान खान साहब की ये राय है, हमारे मोहतरम दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब, वो मैं चलवाता हूँ, फिर आपका टेक लेता हूँ। सुनाएं जी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। ये सब पेश पेश था, हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था, जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है। भट्टी साहब, ये कैसे आप क्रेडिबल समझते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? देखें, मैं नहीं समझता कि रजीम चेंज का मेन किरदार जो इमरान खान सब लेते हैं। मैं तो मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई 15-20 सालों का तल्लक है, काम का रिश्ता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है जितना ये कह रहे हैं। तल्लकात किसी के भी हो सकते हैं, किसी भी सियासी जमात में हो सकते हैं। हाँ, अगर वो गलत काम कर रहा है आरफ ईद भट्टी तो वो भी गलत है, काजी सईद कर रहा है तो वो भी गलत है। लेकिन काजी साहब, गुजारिश ये है कि इस इलेक्शन कमीशन पे मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ, मेरी रहनुमाई करें। इसका क्या काम था? कंपैरेटिवली एक इलेक्शन हो रहे हैं, निगरान केयर टेकर, क्या मतलब है? कंपैरेटिवली दोनों जमातों को
उस पर इतफाक हो, एतराज़ ना हो। अगर आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे कंट्रोवर्सी में ना पड़े। न्यूट्रल अंपायर क्यों आते हैं अब मैचों में? नहीं बड़ी साहब, अब मेरा ख्याल है वक्त और ज़माना बदल गया, अब न्यूट्रलिटी सारी फारग होगी। मुझे तो ये लगता है आप नहीं। अच्छा काई साहब, फिर मैं तो आपको बता दूं, जो मेरी इतला है, उन्होंने कहा जी जो मर्जी कर लें, इलेक्शन इस साल भी अक्टूबर में भी नहीं होंगे। Do you think ये डिले नहीं कैसे करेंगे? आईनी तौर पे निगरान हुकूमत 90 दिन रह सकती है, आईनी तौर पे जितने आईनी माहिरीन है। अगर इसमें कोई फ्रॉड का मसाला ना डाले। हाँ, फ्रॉड के मसाला डालने के लिए एक बावर्ची लंदन गया है 2 दिन पहले इमरान और नवाज शरीफ से फ्रॉड के मसाले की रेसिपी पता करने के लिए, क्योंकि उससे पहले मोहतरमा मरीम नवाज 27 को आ रही है। काजी साहब ये बड़ा धंधा है, लेकिन गंदा है, खासा मंदा है। नहीं बड़ी साहब, मैं जो देखे ना, कुछ अकल दानिश को भी हाथ मार लेना चाहिए। बात यह है कि इस वक्त स्पोरेडिक मूवमेंट तो ऑलरेडी बन रही हैं, जिसको ना मीडिया दिखा रहा है ना कोई और बंदा दिखा रहा है। मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ। अभी रेलवे के लोको शेड में देखें, यहाँ पे फाटा में देखें, आप इधर गवादर में देखें, ये बिजली और एक आध झटका और हुआ और एक आध महंगाई की आगे ऊपर जाती है तो ये तो खुदरा मूवमेंट बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। खान साहब भी बाहर, वो लोग भी बाहर। तो यार कुछ बैठ बूट के करो, कुछ मिलजुल के कर लो। पाकिस्तान में जालसाजियों को जितनी खुली छुट्टी है ना, जितनी खुली छुट्टी, उनका ये इशू ही नहीं है लाइट कल से नहीं आ रही। उनके घर में तो नहीं लाइट गई। डू यू थिंक जो वजीर हैं, मशीर हैं, या कोई भी अमीर आपकी मेरी जेब से वहां पे घर चल रहे होने हैं, जनरेटर चल रहे हैं, उसके पैसे आप और मैं दे रहे हैं। नहीं होती। यही आप लोगों को गलत फहमी है कि आप नीम हकीम खतरा जान को अपना इलाज कराते हो जिनके इशू ही नहीं है। काजी साहब, मरियम नवाज साहबा के अमलन अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की और वफाक की ब्यूरोक्रेसी मरियम नवाज के हुक्म पे बजा सरहम करेगी। चलें ज़रा मैं आपको कुछ और क्लिप्स दिखाता हूँ। खान साहब जो आज उन्होंने बातें की हैं, दिखाएं। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी भारी कीमत अदा की है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी कि मुझे इन्होंने जो है वो एक हवाले से बड़ी साहब, ये फिर बात ऐसी है ना कि आप डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं लोगों को। ये जमहूरियत, अगर ये जमहूरियत है तो मार्शल लॉ क्या बुरा था? अगर ये खान साहब की बात पे हम उन लोगों की अकल पे मातम करना चाहिए जो ये समझते हैं कि वो सियासतदानों को माइनस या काटा कर देंगे। इमरान खान को अवाम प्लस कर रही है और लगड़ बगड़ तुम कैसे हो? तुम तो अपना नाम नहीं बता सकते कि मैंने कहा काटा लगा दिया। इतने तो बुज़दिल लोग हैं ये। देखें क्या शहीद बेनज़ीर पीपल्स पार्टी पे कांटा लग गया। जुल्फ़िकार अली भट्टो से ज़्यादा कुर्बानी तो नहीं किसी ने देनी, फांसी ले ली। नवाज शरीफ से लाख लोगों को इतराज़ हो, मुशर्रफ ने पूरा जोर लगाया, नवाज शरीफ माइनस तो नहीं हुआ। तो इमरान खान तो इस वक्त इतनी तेज आंधी है जो उसको माइनस करने आएगा वो खुद ही नहीं रहेगा। कैसा, मैं आपको इमरान की मोहब्बत में नहीं कह रहा, उनके दौर में नाकिद रहा हूं मैं, मेरे रिकॉर्ड पे है, मैंने तनकीद की है। लेकिन जो ये लूटमार कर रहे हैं, इमरान खान तो इनके मुकाबले में फरिश्ता लग रहा है जो ये लूटमार कर रहे हैं। नहीं बड़ी साहब, डायरेक्ट अप्रैल से लेके अब तक, अब आप मैशत की हाल देख लें, देखिए ना, उस वक्त बड़ा मशहूर मचाते थे। मैं ये बताएं कादी साहब, क्या ये जो कांटा लगाने वाले ठेकेदार है, किसी सियासत साहब जिसके साथ अवाम हो उस पर कांटा लगा सकता है कोई? बात देखें ना, आपने शेख मुजीब पे कांटा लगाया, आधे मुल्क पे कांटा लग गया। आपने उसके बाद जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कांटा लगाया। तो उसके बाद आपने देखा कि ये 1977 से ये जो आज मईशत की बर्बादी है, इसका जो संगे बुनियाद है 1977 में रखा गया था, जिस दिन भुट्टो को की असम्बली तोड़ी गई थी। आज आप कहाँ पहुँचे हुए, बैगिंग बाउल हाथ में है। तो डिसएनफ्रेंचाइज करते जाएं, लोगों को करते जाएं, आखिर क्या करना क्या है हमने? वैसे ये कांटा लगाने वालों को चाहिए कि खुदा के लिए आप आईनी और कानूनी हदूद में रह के मुल्क बचाने की कोशिश करें। ये मुल्क के कहते हैं ना रुपया रोड कितने जा रहे हैं, कहना बड़े ख़तरनाक रास्ते से जा रहा है, तो ये मुल्क बड़े ख़तरनाक रास्ते पे जा रहा है और खाई के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तो इस मुल्क के सरकारी अदारे जो अहम ओहदों पर फायदे हैं जितने भी, कई सब उन्होंने जिम्मेदारी पूरी ना की, तो जो बैरूनी एजेंडा है उसके तहत अवाम ने
आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 10 साल बाद लोगों का घेराव करना है जिसमें आवाम ने नोटिस ले लेना है। इस दफा आवाम नोटिस ले लेगी, लेगी, आवाम ही नोटिस लेगी ना, और बाकी कौन लेगा। मैं सुनाता हूँ आपको मजीद कुछ बातें की हैं खान साहब ने। जी सुनाएं। ये अब आ गया मोहसिन नकवी, ये अब वो सारे वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ है। जिन लोगों को यहाँ पावर दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि तहरीक इंसाफ को अब कैसे दबा रहा है। अच्छा ये, और लेकिन फिर खान साहब को सोचना चाहिए था कि चोरी परवेज इलाही की गवर्नमेंट चलते रहने देते। क्या ख्याल है आपका? वैसे देखें, इक़्तिदार जाने के बाद ये यकीन था कि इंतकामी कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ होंगी, इसमें दो राय कोई नहीं है। इमरान खान साहब को बहुत से लोग ये कहते थे। उसमें इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि एक तरफ मैं कहता हूँ ये चोर है, डाकू है, ये नए इलेक्शन चाहिए, तो दूसरी तरफ मैं 2 सूबों में हुकूमत करता रहा हूँ, मैंने टाइम दिए, मैंने 75 से ज़्यादा जलसे किए, गो के अब इन्हें रिएक्शन तो आएगा, ये तो पक्की बात है। ये इमरान खान साहब PTI पर क्रैकडाउन तो होगा, क्योंकि अवाम में मुकाबला नहीं कर सकते। काजी साहब सिर्फ आप दर्द को दबा रहे हैं, दर्द ख़त्म नहीं होता, फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है। जितना आप क्रैकडाउन करेंगे, 25 मई को क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई थी? जोर लगा लिया था ना, 3-3 दिन पहले घरों में छापे, चादर चार दीवारी की पामाली। अब क्या है, वो फिर मैदान में खड़ा है इमरान, जाओ जाके गिरफ्तार कर लो। अगर उसकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ठीक हो सकती है तो कर ले। आज हम अगर जो डिफॉल्ट के करीब पहुंचा है वो ठीक हो जाएगा। आज कौन सी खबर हम डिस्कस कर रहे थे कि 75 लाख लोगों के और खतरा है बेरोजगार होने का। आपको याद है, हम देख रहे थे 70 लाख का हम पहले कह चुके हैं। यानी तो ये तो काजी साहब, जितनी बेरोजगारी होगी उतना ही माफिया, जो माफिया जालसाज है पाकिस्तान में, जिम्मेदारी उसको दी जाती है जो बहुत बड़ा फ्रॉडी हो, जो जिसने जालसाजी में PhD की हो। मैं कहता हूँ काजी साहब, आप मशहूर हैं सोने में मिलावट के, मैं कहता हूँ तो सोना तोल दो, तो मैं तो खुद जाकर डाकुओं के हाथ। इसी तरह आपने बहुत सारी चीज़ें उन फ्रॉडियों को दी हुई हैं जो फ्रॉड में मशहूर है, जालसाज मशहूर है, डाकू मशहूर है, नजायज पैसे कमाने वाले मशहूर है, मनी लॉन्डर मशहूर है। लेकर ये पंजाब में तब्दीली की जाती, खान साहब से एक मुलाकात, वो भी पाकिस्तान के लीडर है ना, उनसे भी मिल लेते, या कोई एक कंसेंसस कैंडिडेट आ जाता तो हम एक क्राइसिस से बच नहीं सकते थे। नहीं काजी साहब, देखें, मैं निहायत अदब एहतराम से, हुकूमत जो मौजूदा है वफाकी, वो चाहती क्राइसिस है। क्राइसिस से बचने के लिए चाहती ही क्राइसिस है, क्योंकि अगर क्राइसिस हल हो जाए तो नए इलेक्शन में जाना पड़ेंगे। इलेक्शन से ही तो फरार के सारे रास्ते हैं। अगर वो इलेक्शन में करना ही नहीं चाहते, इमरान खान साहब इलेक्शन करवाना चाहते हैं, अगर वो नाम दोनों ऐसे दे दे जैसे KPK में हुआ, देखना वो जमीयत उलमा इस्लाम का नाम था, उसको PTI ने मान लिया क्योंकि उन्होंने नहीं धांधली करानी थी। तो जब हुकूमत इलेक्शन चाहती नहीं तो इलेक्शन पे बात क्यों करे? वरना आप भूल गए हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कहते थे 2018 की असम्बलियाँ जाली हैं, खलाई मखलूक ने कराया। मरियम साहब कहती थी इनमें बैठना गुनाह है, रिजाइन दे दो। ये वही असम्बलियों के वज़ीर आज़म अब भी, या PDM। बट साहब फिर भी इस कुछ सोच, कोई फिक्र, कोई ये आज पाकिस्तान में पूरा जो है, शायद हमारा प्रोग्राम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे आप, चूँकि बिजली तो है नहीं, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या कोई समझ नहीं है किसी को कि हम आग से खेल रहे हैं? कादी साहब, मैंने कल परसों कहा था, पाकिस्तान में जो सबसे नायाब है इंसाफ, फ्रॉड आम है। इस हुकूमत को बिजली नहीं चाहिए, फ्रॉड चाहिए, धोखा चाहिए। बिजली मैं कह रहा हूँ इनके घरों में नहीं गई। आप मुझे चले जाएं किसी भी हुक्मरान के घर, अगर उसके घर बच्चे बैठे हों कि जनाब बगैर नहाए बैठे हैं, बगैर कपड़े यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं किया, उनके घर तो सब कुछ चल रहा है, जनरेटर, उन्हें तो पता भी नहीं कि बिजली गई है, उन्होंने तो शायद टीवी पर टिकर पड़ा हो। तो काजी साहब, जो आप पर इस वक्त मुसल्लत 13 जमातें की गई हैं, उन्हें आपके मसाइल के हल के लिए नहीं, आपके मसाइल के लिए लाया गया कि इतने मसाइल बढ़ा दो काजी साहब के इर्द गिर्द कि ये अपने बुनियादी हुकूक ही नहीं। साहब, ऊपर से अगर आप इस तरह से इफेक्ट करते हैं चेंज और हाई हैंडेडनेस की, उसमें से रीक या उसकी बू आती है, तो अब कौमी असम्बली की तरफ आ जाते हैं। इसमें भी अपोजिशन लीडर को मैनेज करने की मुबैना तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ मियां शाहिद साहब अगर हों तो बताइएगा, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, मुझे बताया गया था कि शायद हमारे साथ हों।
अभी नहीं है वो। अच्छा भट्टी साहब, तो ये तो फिर सारी इलेक्शन से पहले इलेक्शन फार्स बन गया ना, एक मजाक बन जाएगा। ये वाहद है जमहूरियत, इलेक्शन से भागो जमहूरियत इसका नाम होना चाहिए। 2 सूबों के चैलेंज करते रहे इमरान खान रिजाइन दे, हम इलेक्शन करा देंगे, करा दिया। 9 माह से काजी साहब 125 से ज़्यादा लोगों ने रिजाइन दिया हुआ कौमी असम्बली से। इस स्पीकर साहब राजा अशरफ साहब ने नहीं किया। सिर्फ इमरान खान ने एक बयान दिया, एक मच्छर इंसान को ही जड़ा बना देता है। देख ली होगी आपने नाना पाटेकर की फिल्म, आपकी शक्ल भी, लुक भी नाना पाटेकर। हाँ। अच्छा, इमरान खान ने कहा हम असम्बली में जा रहे हैं, उस स्पीकर ने अपने जूती कहीं छोड़ी, कमीज कहीं छोड़ी और वो कोड कहीं छोड़ा, फटाफट आके पहले 70 लोगों के रिजाइन एक्सेप्ट किए, वो 30-35 के, फिर अगले दिन 35 के। लुक यार, व्हाट इज दिस भाई? आप तो कह रहे थे कि ये इनफरादी तौर पर पेश हो, ये गैर कानूनी काम है, मैं दबाव में नहीं करूंगा। एक बयान इमरान खान का और पूरी पीडीएम खौफ में तारी, कोई फटाफट जाकर रिजाइन एक्सेप्ट करो। इतनी वीकनेस भी है, और जाहिर है ये तो तारीख का लिखा पड़ा भट्टी साहब सबक है कि जब डिक्टेटोरियल जो ग्रोह है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है तो वो सख्ती जबर। आप भी जमहूरियत के दाई हैं, आप मुझे बताएं 8-9 माह से ये रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तरीके इंसाफ के, ठीक है। यही स्पीकर सब 10 दफ़ा कहते थे इनफरादी तौर पर 1 by 1 आए, खुद सुनूंगा, एक दिन में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं सुनूंगा। अब इमरान खान बयान देता है कि हम असम्बली में जाएंगे, ताकि उधर भी हुकूमत ख़त्म हो रही है और अपोजिशन राजा रियाज, राजा क्या नाम है उनका आजकल, वो राजा नहीं, राजा रियाज साहब है हमारे राजा कहना जरूरी है, चलो राजा साहब कह देते हैं, राजा रियाज साहब, उनकी जगह हकीकी बंदा जाए। स्पीकर ने रातों रात 70 कर लिया। यार मुझे बड़ी, ये तीसरा दौर जमहूरियत का चल रहा है, जमहूरियत का इर्तिका हो रहा है, मजबूत हो रही है हुकूमत। वो किधर के आर्गुमेंट्स? इस तीसरे दौर में, पहले दौर में एक भाई वजीर आला, भाई दूसरा भाई वजीर आला, फिर वजीर आला, फिर बेटा वजीर आला, बाप वजीर आला। इस दौर में बज़ाहिर मुराद अली शाह साहब काबिल एहतराम, हुक्म चल रहा है आसफ अली जरदारी का, फरियाज तारपुर साहिबा का, बिलावल भट्टो का। तो फिर जमहूरियत नहीं है ना। इधर बज़ाहिर शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के लिए मुलाकात नवाज शरीफ करें। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और नाम रिकमेंड आए आसफ अली जरदारी का, तो जमहूरियत है कहाँ? अच्छा भट्टी साहब, उधर कोई इस्तीफे भी तैयार हैं मुस्लिम लीग नून में, सुना है कुछ 6-7 ज्यादा। कल एक अहम अदारे से मुराद रेवेन्यू डिपार्टमेंट या औकाफ की कह रहा हूं, एक बंदे ने रात को पीटीआई ज्वाइन करनी थी, साबिक एमएनए ने, और बड़ी बेहतर पोजीशन में है वो गुजरांवाला रेंज का। अच्छा, उसे फोन गया, भाई अन्ना हम इसको यूं कर रहे हैं तो तुम इनमें जा रहे हो। कादी साहब, ये आपकी जमहूरियत इस लिबास में पल पड़ रही है। जहां का फराडिया एक शख्स आप जानते हैं ना, उसके बारे में मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मैं हर जगह गया, कोई नहीं सुनता। तो पाकिस्तान में जितना बहुत ज़्यादा आप फ्रॉड करेंगे, जालसाज करेंगे, लूटमार करेंगे, आपको ज़्यादा नवाजा जाएगा। ये एक तरक्की का, अल्लाह माफ़ करे, एक बार रास्ता बन गया है। रिज़्क़े हलाल इस मुल्क में गाली बना दिया गया है, ईमान द सच बोलना गाली बना दिया गया है। काजी साहब, ये देखें ना कैसी है पीडीएम की क्यादत। अच्छा, ये पीडीएम की क्यादत तो है, लेकिन एक खबर आ रही थी कि क्या शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो मरीम साहिबा की क्यादत में यानी काम करने से कतरा रहे हैं या कुछ और? उन्होंने अपने करीबी लोगों को कहा कि हमने 3.5 साल अपोजिशन इमरान खान की मैं सामना करूं, जेलें हम जाएं। ये उनकी राय है, यानी उनका क्या? उन्होंने अपने दोस्तों से मशावरत किया। सर मेरी राय, मैं कौन होता हूँ? नहीं, उनकी राय मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब की, वो हुकूमत लेने के हक में भी नहीं थे, मोहम्मद जुबैर साहब भी हक में नहीं थे। वो कह रहे थे साजिश के जरिए हुकूमत ना लो, जरदारी आपको बहुत ब्लैकमेल करेगा और सारा गंदा आपके सर रहेगा। अब एक मीटिंग में मियां नवाज शरीफ साहब शाहिद हकान अब्बासी सबसे नाराज हो गए। फिर उन्होंने पाकिस्तान उन्हें फ़ोन किया तो उन्हें फ़ोन बंद करना पड़ा। शाहिद हकान अब्बासी साहब, मेरा ख्याल है पार्टी अलग नहीं बनाएंगे, लेकिन
वो सख्त नाला है। उनकी सुनवा देता हूँ कुछ चीज़ आपको सुनाएं जी, शायद खाकान अब्बासी साहब के मार्शल मौत सुनते हैं। हम तो सिर्फ मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं और हल की बात कर रहे हैं कि आज हल की जरूरत है और हल के तरीके हैं। कोई मौजूदाती हल पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी वो उनकी रिजर्वेशंस हैं। इसका अब इनकी इस बात से भी लगता है जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए काजी साहब, चले मेरी बात पे आप यकीन ना करें, कोई बात नहीं, साफ़ी खुद सुनना पड़ता है। खुद वो साबिक वज़ीर आज़म है। ये मुश्किलात का हल उन्हें कोयटा में जाके नहीं, नवाज शरीफ को देना चाहिए था अगर तलक़ात अच्छी होती। आप अपने अच्छे लोग इर्द गिर्द करीब रखते हैं ना कि साहब अच्छी राय दें, अच्छे मशवरे दें जिनसे मसाइल में कमी हो। इसका मतलब है आपके फैसले शाहद हकान अब्बासी की बजाय शहबाज शरीफ साहब साबिक के एक करीबी अजीज से कर रहे हैं मुशावरत। साबिक के वो अभी तक है उनकी इतनी अहमियत। ओए वाह भाई वाह वाह, अभी भी आज आधी ब्यूरोक्रेसी उनकी है। कादी साहब इस मुल्क में कुछ लोग सदा बाहर करना किधर दी हवा है। बसंत पे आपने पतंगबाजी नहीं की। हाँ वो छोटे होते थे बच्चे, गुड्डियाँ इधर उधर पकड़ ली। वो एक बंदे ने क्या यार, मैं क्या यार तू सुना गुड्डी नहीं उड़ा रहा। कहता यार सवेर दी कोई हाथ ही नहीं आई। मैं क्या क्यों, कितना हवा किधर दी? कहना बुल्ले दी उत्ते दी बात चल रही जे। कादी साहब गए, लेकिन काम तो हो रहा है। कान बाती सब गए, अगर मियाँ साहब मना लें तो उनकी मर्जी है। लेकिन भट्टी साहब बात यह है कि ये वैसे ही माशी क्राइसिस नहीं ठहरने देगा। अभी मुझे बताया जा रहा था सलमान शहबाज साहब को भी क्लीन चिट मिल गई है। बिल्कुल बाबकार तरीके से। अब मुझे बताएं, अल्लाह जन्नत नसीब करे अरशद शरीफ को, वो फाइल आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। यहाँ वो जो 200-250 अकाउंट थे सारे ही गलत थे। मकसूद चपड़ासी के पैसे, जिस बंदे ने ये केस ख़त्म किया, अच्छी बात है इन्होंने किया, मुझे बता तो देना वो पैसे कहाँ गए। एक 20,000 या 30,000 रुपया महाना इनकम वाले बंदे के 2.5 अरब रुपया आ रहा है, वो कहाँ गया यार? इन अफसरों से ये तो पीछे, इन अफसरों ने मरना नहीं है। इन अफसरों ने झूठे मुकदमा दर्ज करके खुदा को क्या जवाब देना, उसकी अदालत में भी तो जाएंगे ना। उधर कहाँ से शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या कोई इनको रेस्क्यू करेगा? लेकिन मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर रिजवान की अल्लाह जन्नत, मैं डॉक्टर रिजवान साहब ने मुझे खुद बताया कि जब वो मुल्तान में उन्होंने एक ऐसी लो रैंकिंग अफसर मतलब मुलाजिम से बात की तो उसने कहा मेरा तो 3 मरले का मकान है और वो भी किराए पे है मेरे पास किधर से। वो पता नहीं गैबी रुपए चले इनके नहीं थे, वो यार किसके थे? कई सब ऐसे जिस अफसर ने उन्हें कहना, मैं चाहता हूँ उस अफसर को ना, सबसे बड़ा मेडल कौन सा होता है? या बेईमानी तेरा आसरा। इससे पहले जितने लोगों ने ये पैसे अकाउंट में आए थे, बैंक वालों की एविडेंस है, शनाख्ती कार्ड की कापियां लगी हुई हैं। पहले बताओ ये पैसे आए किसके थे, कहां से आए, किसके पास गए? नहीं, वो गैबी इंसान बचपन में पढ़ा करते थे, ये गैबी पैसे आए हैं और कहीं चले गए हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इस पे बात करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट पे बात करेंगे, ये बिजली का ब्रेक डाउन है, ये क्या मामला है, हम किस समत बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमारे साथ है और ख़ास खबर है बिजली के हवाले से उनके पास। मियाँ साहब, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्लीज़ बताएं कि ये बिजली का मामला क्या हुआ, कब तक रहेगा, ये सिलसिला क्या है? मियाँ साहब। काजी साहब, ये जो ब्रेकडाउन आपको नज़र आ रहा है और पूरे आज सारा दिन गुजर गया है, ये अचानक नहीं हुआ। भट्टी साहब जानते होंगे कि पिछले साल जो ब्रेकडाउन हुआ था उस वक्त धुंध थी, लेकिन इस दफ़ा धुंध नहीं थी, इस दफ़ा डॉलर नहीं है और डॉलर जो है वो ना होने के बायस हमारा ना हम जो फर्नेस ऑयल है वो इंपोर्ट कर सके हैं, ना ही LNG इंपोर्ट कर सके हैं। PSO के MD जो हैं वो बार बार चीखते रहे, दुआई देते रहे कि डॉलर नहीं है, हमारी LCs नहीं खुल रही और इंपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है। हमारे जो जहाज़ आ रहे थे रास्ते में वो रास्ते में ही रुक गए हैं क्योंकि इस वक्त PSO का सर्कुलर डेट जो है वो 613 अरब रुपए तक जा पहुंचा था और मुल्क में जो है वो LCs नहीं खुल रही थी, डॉलर नहीं थे। इससे पहले ये हुकूमत को ये सारा मालूम था। 1 माह हो गया है, तमाम अदारे हुकूमत को ये इन्फॉर्म कर रहे थे कि किसी भी वक्त बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा और ब्लैकआउट भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने इस पर कान नहीं धरे और यही हुआ कि आज सुबह जो है वो 7:35 पे
पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी, क्योंकि हाइडल जो है वो नॉर्थ में होती है और जो थर्मल होती है वो साउथ में होती है। इस हाइडल में बल सफाई हो रही है और इसलिए डैमों से पानी का अखराज नहीं था। और वहाँ पर जो है साउथ में जैसे ही वहाँ पर बिजली की पैदावार ड्रॉप हुई है, वो 6000 मेगावाट से नीचे चली गई। 6000 मेगावाट से जब नीचे चली जाती है बिजली की पैदावार, तो नेशनल ग्रिड जो है वो ट्रिप कर जाता है, सुकड़ जाता है। यही हुआ कि वो नेशनल ग्रिड सुकड़ गया और बिजली जो है वो सिस्टम से निकल गई। आज सारा दिन जो है वो बिजली सिस्टम में नहीं थी और अभी तक भी नहीं है। अभी जो वजीर मौसूफ हैं खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने आज दिन को बताया था कि 12 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। जैसे ही बिजली जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रिप हो जाती है। काजी साहब, यहाँ पर जो तरबेला डैम है और मंगला डैम है, इसका पानी का अखराज बढ़ाया गया है। वो इसलिए बढ़ाया गया कि बल सफाई हो रही है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका अखराज बढ़ाने की अलहदा जो है कीमत हमें अदा करना पड़ेगी अगले आने वाले महीनों में, क्योंकि वो पानी डैमों में नहीं रहेगा। आज अखराज बढ़ाने के बावजूद तरबेला और मंगला जो है वो ऑनलाइन नहीं आ रहे। वो इसलिए कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन पर जो है वो वहाँ पर बिजली की पैदावार नहीं बढ़ रही, वो थर्मल पावर प्लांट जो है वो नहीं चल रहे, इसलिए वो बिजली नेशनल ग्रिड जो है उसमें लाइन। अच्छा मियां साहब, मियां साहब गुजारिश है, आपने फरमा रहे हैं गालबन के डॉलर बिजली खा गया या डार बिजली खा गया या डॉलर, तो आपका ख्याल है हुकूमत को खतरा था कि इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है कि पूरा मुल्क अंधेरे में चले जाए और हुकूमत ने इसमें कोई गफलत कहीं नजर आ रही है आपको कहीं? भट्टी साहब, बिल्कुल ये हुकूमत की गफलत है। खास तौर पे इस पे वजारत खजाना की गफलत है और दूसरी इसमें वजारत तवानाई की गफलत है। नेपरा ने बार बार उनको लिखा, तमाम जो अदारे थे, जो मुतलका कंपनियां थी, उन्होंने बार बार लिखा। PSO ने बार बार लिखा कि हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास LNG नहीं है और इसका जल्द अज जल्द ऑयल इंपोर्ट करने के लिए LCs जो है वो खोली जाए। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो डिफॉल्ट होने की खबरें चलती रही और टीवी चैनल्स जो है वो भी चीखते रहे, लेकिन दोनों जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस पर कान नहीं धरे और आज कौम को ये दिन देखना पड़ा है कि पूरा दिन बिजली नहीं है। भट्टी साहब, 80 अरब रुपए का नुकसान आज के दिन में हो गया है मईशत को। तमाम दिन टेक्सटाइल बंद रही, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद रही, पूरा सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तमाम SA ब्लॉक से लेकर S ब्लॉक तक तमाम अमूर हुकूमत जो है ठप रहे और इसके अलावा जनरल इंडस्ट्री जो है वो भी बंद रही। कोई एक्टिविटी इस्लामाबाद में नहीं देखी गई, पूरे मुल्क में नहीं देखी गई। अच्छा मियां साहब मुझे ये बताइए कि हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू कंटिन्यू? लोग जानना चाहते हैं, क्या इससे हम निकल पाएंगे अगले चंद घंटों में, या क्या सिलसिला है? काजी साहब, अफसोस से कहा जा सकता है कि हम 27 घंटे तक इस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि 27 घंटे के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर अगर ये सिचुएशन हम बहाल करना शुरू की तो फिर 2 वजूहात है। एक तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो है लीक हुई है वो अभी तक ट्रेस नहीं हुई। दूसरा, हमारा जो जनरेशन सेक्टर है वो अभी तक एनर्जाइज नहीं हुआ। अगर दोनों बर वक्त आ गए तो 27 घंटे के बाद जो है पूरे मुल्क में कहा जाएगा कि बिजली बहाल हो गई है। इस वक्त 80% मुल्क जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है। 20% वो इलाके हैं जहां पर लोगों के पास जनरेटर है या कोई मुतबादिल जो है वो जराए हैं। इस्लामाबाद के अंदर 1300 फीडर्स हैं, जिनमें से 60 फीडर बहाल करने की कोशिश की गई, वो दोबारा ट्रिप हो गए। ये फीडर्स जो है वो ट्रिप इसलिए हो रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है जहां से भी ड्रॉप हुई है वो अभी तक ट्रेस नहीं हुई। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप दे रहे हैं और आपने दी भी है, लेकिन मुझे आगे भी बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल। हुकूमत इस पे कान धरे और हमारे मामला ठीक करे। भट्टी साहब, क्विक आपका कमेंट दूंगा। हमारे साथ शबर जैदी साहब होंगे, उनसे इस मामला पे बात देखें। कादी साहब, मियां शाहिद साहब कह रहे हैं 27 घंटे और 80 अरब डॉलर का नुकसान, अरब रुपए का। हाँ, और दूसरा उन्होंने कहा कि बार बार नेपरा ने हुकूमत को वार्न कर रही थी कि ये सिचुएशन ये है, PSO के पास पैसे नहीं है। इसका मतलब है ये जानबूझ कर मुल्क को दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है, जो हम अक्सर कुछ लोग खदशा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी को डुबोया जा रहा है, जान के इतने सुराग किए जा रहे हैं कि कोई फिल ना कर सके। देखिए, अभी मैं थोड़ी देर बात जोड़ ओ यार, अभी मुझे मेरे प्रोड्यूसर ऊपर बता रहे हैं कि जनाब छोटे शहरों में पेट्रोल की भी कुछ कमी की सिलसिला है और बिजली का ये मामला है। ऊपर से यहाँ नए मंसूबे बन रहे हैं क्रैकडाउन के। बड़ी साहब, अकल कहीं हमारी है? वी टेकन लीव ऑफ आवर सेंसेस? कादी साहब, शबर जैदी साहब हमारे साथ, माफी चाहता हूं। चले शबर जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर।
अभी 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे अपने ब्यूरो चीफ, और जिनका कहना था कि ये भी डॉलर क्राइसिस है जिसकी वजह से बिजली का क्राइसिस आया है, हम वक्त पे इनपुट नहीं खरीद पाए। ये हमारे ब्यूरो चीफ की स्टोरी थी। हम किस तरफ जा रहे हैं शबर जैदी साहब, और इसमें हमें लेट अप मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा हजूर? अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत अरसे से प्रिडिक्ट भी कर रहा था और आप लोगों को बता भी रहा था। बात यह है कि जिस तरह से ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करंट अकाउंट को, ये बैलेंस नहीं हो सकता। इनको ये कबूल कर लेना चाहिए कि ये बैलेंस आउट हो गया है। जब एक दफ़ा ये बैलेंस आउट हो जाएगा तो फिर हम इसको सही तरह सेटल करेंगे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारी जो इंपोर्ट है उसको हम उसके लिए हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हम इंपोर्ट को रोक रहे हैं और उतना इंपोर्ट कर रहे हैं जितनी हमारी एक्सपोर्ट या रेमिटेंस है। ये बात दुरुस्त है, गलत नहीं है। मगर अब आप जब इंपोर्ट रोक रहे हैं तो आपके पास कोई ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म नहीं है। मतलब ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कि क्या चीज मंगानी है और क्या चीज नहीं मंगानी। आपने गाड़ियां मंगा ली हैं और रॉ मटेरियल नहीं मंगाया, आपने तेल और फर्नेस ऑयल नहीं मंगाया और बेकार की चीजें आ रही हैं। तो गवर्नमेंट को एक इमरजेंसी प्लान या जो कुछ भी प्लान देने के बाद अपनी इंपोर्ट को कंट्रोलिज्म मैनेजम में लाना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं करना चाहते, इस कंट्रोल मैनेजम में इसलिए नहीं लाना चाहते कि ये एक इनकी बेइज्जती है या एक पाकिस्तान का टेक्निकली डिफॉल्ट है कि पाकिस्तान अपनी इंपोर्ट को बैलेंस नहीं कर सका और उसने अपनी इंपोर्ट पे बैन लगा दी है। अब सवाल सिर्फ कौम के लिए ये है कि वो इस मुसीबत पे गिरफ्तार रहे या अपनी अना को कायम रखे कि नहीं जी हमारा तो कोई मसला नहीं है, हम चला लेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई अच्छा साहब, मैं रहनुमाई चाहूंगा। आपने गालबन काफी 4-5-6 महीने पहले कहा था ये जिस तरीके से जा रहे हैं इकॉनमी ठीक नहीं होगी, और ऐसा ही नजर आ रहा है। क्या आप समझते हैं और किस तरह कितनी देर इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और असल हल की तरफ नहीं आएंगे? इधर हुकूमत बनाना और गिराने में सारा फोकस किया जा रहा है और इकॉनमी जहां पहुंच गई आप खुद उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। देखिए आरिफ हफीज भट्टी साहब, मेहरबानी आपके सवाल का। देखिए, मुझे ये जो सबसे बड़ी परेशानी नजर आ रही है, मैंने आज इस पर ट्वीट भी किया है कि मुझे ये गवर्नमेंट की बेहिसी समझ नहीं आ रही कि इनको ये देखिए, ये भी आखिर इकोनॉमिक्स जानते हैं, इन्हें चीज़ों का अंदाज़ा है, ये बैठे हुए हैं अंदर। तो ये जो बेहिसी है ये इनकी इरादी तौर पर है या गैर इरादी तौर पर है या ये बिल्कुल हाथ पैर छोड़ चुके हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये सियासत में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि इन्हें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मईशत कितनी तेज़ी से नीचे जा रही है और किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है जो फिर किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। और मैं इस मामले में साद रफीक साहब के बयान को बहुत अहमियत देता हूं। उन्होंने कल कुछ 3-4 दिन पहले मैंने बयान पढ़ा था, मेरा ख्याल में वो सही है या गलत है। उन्होंने कहा था कि सब मिलके बैठ जाएं, नहीं तो सबका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये जो राय आपकी तरफ से भी आई, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब की तरफ से आई, जो बेहिसी की बात की आपने, कोई इसमें इज देयर अ मेथड इन दिस मैडनेस? इस तरफ भी लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहां चलती रहती हैं कि डू यू थिंक कि कोई बड़ा मकसद, क्या कहानी हो सकती है? देखिए, 2 कहानी इसमें हो सकती है। एक कहानी ये हो सकती है कि इनको एक कुछ कमिटमेंट मिली हो फ्रॉम द यूएस कि हम आपको कहीं पे जाकर सैल्वेज करेंगे और उस सैल्वेज करने का कोई रास्ता यूएस गवर्नमेंट निकाल सकती है। और उसको अगर आप रिलेट करें उस बात से जो कोई 3-5-6 दिन पहले एक हेडिंग लगी थी बिजनेस रिकॉर्डर में कि अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट के कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और वो सैलवेज देना चाहते हैं पीडीएम गवर्नमेंट को। देखा होगा आपने शायद, आप जी। अच्छा, उससे पहले 1 दिन पहले मैंने एक बयान दिया था ARY पर। उसमें मैंने ये कहा था कि अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट इंडिकेशन दे रही है हमें कि आप हमारे साथ कंफर्टेबल बैठें तो हम आपको सैलवेज देंगे। अब सैलवेज देने का जो जिसे कहते हैं ना, वो मैं कहना नहीं चाहता कि फिर हम क्या देंगे और क्या लेंगे, ये बात होगी। ये मैं आपसे इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करना चाहता। बेसिकली वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे शक है कि शायद हम उसके इंतजार में तो नहीं है।
क्योंकि उसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है बेसिकली इस वक्त कि कोई पैकेज आपको यूएस से मिले जो कि लोन में नहीं होगा बल्कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा और वो कुछ शराइत के साथ आएगा। वो शराइत हमें मंजूर होंगी या नहीं मंजूर होंगी, एज ए कौम हमें मंजूर होंगी या नहीं होंगी, उन शराइत का बुनियाद जो होगी कौमी पैमाने पर वो क्या होगी, अच्छा शबर साहब जरा इधर भी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने कहा अगर एलसी नहीं खोलती हमारा पेट्रोल बाइट से नहीं आता, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 2 महीने का पेट्रोल रह गया, उसके बाद मेडिसिन बनाने का रॉ मटीरियल भी नहीं आ रहा, तो क्या मजीद मुश्किलात और आ सकती हैं आवाम पर? नहीं देखिए, अब ये यहाँ पर आगे आरिफ साहब एक लाइन ड्रॉ होगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप मेडिसिन की एलसी नहीं खोलें। देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, मेरे पास $60 बिलियन आता है और 70 जाता है, तो मैं अगर 60 का इंपोर्ट करूं तो 60 के इंपोर्ट के मेरे पास पैसे हैं, मगर 60 के इंपोर्ट को मुझे ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊंगा। तो आखिर में अगर ये पेट्रोल की शॉर्टेज आती है तो गवर्नमेंट मजबूर होकर पेट्रोल और बुनियादी अशिया की इंपोर्ट को करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं समझता कि पेट्रोल की शॉर्टेज आएगी। हाँ, मगर जिस तरह ये चल रहे हैं ये हो सकता है किसी वक्त टेम्परेरी शॉर्टेज क्रिएट कर दे, क्योंकि मेरा जाती ख्याल है कि इनके हाथ से चीज निकल गई है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये अपनी सियासी खेल खेलें या मईशत को संभालें, क्योंकि जो मईशत की हालात हैं वो इनके सियासी खेलों के साथ टाई अप नहीं हो पा रही हैं। अच्छा शबर साहब, एक तो यानी आपका बैकग्राउंड भी है, आप बड़े बाएं बाजू के हमारे जवानी में, आप मुझे ये बताएं कि ये जो महंगाई आ रही है, इस महंगाई की भी तो इम्प्लीकेशंस होंगी। जाहिर है कोई और प्राइस तो हमने देनी है या नहीं देनी वो भी सामने आ जाएगा, मगर एक प्राइस तो ये है कि रन अवे इन्फ्लेशन है, तो इसके पॉलिटिकल असरात भी तो मुरतब हो सकते हैं। देखिए, मैंने कल भी एक ट्वीट किया था, मुझे अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में स्वीडन में जो वाकया हुआ है उसके ऊपर तो बड़ी बात की गई है, किसी ने ये नहीं कहा कि इस वक्त 35% महंगाई है जो एक्सेप्टेड है, और 35 को आगे 40 पे जाना है। कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 40 पे नहीं जाएगी, और कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि 40% महंगाई के साथ गरीब आदमी का क्या बनेगा। ये मैंने कल भी ट्वीट किया था। और ये भी एक बेहिसी की पोजीशन है कौम की कि ठीक है, आपने स्वीडन के वाक़े के ऊपर बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप रेजिस्ट करें, मगर कोई भी आदमी जहां पे 40% महंगाई पर एनम चल रही हो, जहां पे रोजगार कम हो रहे हो, उस कौम में मैं कहता हूं इतनी शराफत कह लें इसको, जो कुछ भी कह लें, मैं तो कई दुनिया में नहीं देखी कि जो 40% महंगाई के साथ बर्दाश्त कर रही है और वो कोई बात नहीं कर रही। मुझे तो कोई पाकिस्तान में मुजाहिरा नजर नहीं आ रहा, कोई गैर सियासी मुजाहिरा, कोई गुफ्तगू, कोई सियासी बहस, कोई डेमोन्स्ट्रेशन कि आटे का क्या किलो है, या ये जो कौम की बेहिसी है ये इस कौम को मरवा रही है। और मगर ये अब देखना ये होगा कि इसके नताइज किस शक्ल में आते हैं। जो आम आदमी के हालात हैं वो इतने खराब हैं कि ये महंगाई जो है, कुछ भी हो जाए, इलेक्शन या नो इलेक्शन, ये 40-50% से कम नहीं होगी, क्योंकि आज जो रेट इन्होंने 17% कर दिया है। आप ये कह रहे हैं कि 17% तो आप एक्सेप्ट ही कर रहे हैं ना, 17% की तो आपने एक्सेप्ट ही कर ली, कैसे चल सकता है? गरीब आदमी का कैसे पेट भरेगा? मैंने इसीलिए कल अपने ट्वीट में भी कहा कि राशन कार्ड लगाओ, खुदा का वास्ता है रोटी दे दो। ये सैलानी से मसला हल नहीं होगा, मगर कौम भी बेस है और सियासतदान भी बेस है। मैं तो समझने से खासिर हूँ बुनियादी तौर पर। स्पोरेडिक तो हो रही हैं, लोगों के एहतजाज भी सामने आ रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियों के सामने। सर मुझे बताए ना, कराची में वो हफीज नईम साहब मेयर के पीछे लगे हुए हैं, वो एक आदमी कहीं खड़ा हुआ है इधर उधर, मगर कोई जिस मुल्क में 40% महंगाई हो तो वो उसके ऊपर क्या हो रहा है? इंडिया में 36 रुपए का किलो का आटा है, आपका 140 रुपए का आटा है। क्या आप किस दुनिया में बैठे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मगर हमें कोई एहसास ही नहीं है। और हमारा कोई बंदा, मुझे लाहौर में, कराची में कोई मुझे बता। शबर साहब गुजारिश ये आप ठीक फरमा रहे हैं, आवाम बेचारी क्या करे, वो तो एहतजाज करती है, लेकिन ये तो हुक्मरानों ने पॉलिसी ऐसी बनानी है कि उसके समरात बेहतरी की सूरत में आवाम को हुक्मरान पहुंचाए। ये क्या सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए आए हैं? नहीं, हमें देखिए जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, हुक्मरान चीनी की प्राइस बढ़ी थी अयूब खान के जमाने में और पूरी कौम हिल गई थी, सिर्फ 1-2 रुपए। ये जो आपने कौम को मुख्तलिफ टीके लगा दिए हैं
और मईशत से दूर कर दिया है, ये आप लोग इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पूरा मीडिया भी है डायरेक्टली, और ये पूरा एक माहौल ऐसा बन गया है जिसमें ये महंगाई भी एक डिस्कशन रह गई है। अब ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरी आपकी डिस्कशन है टीवी के ऊपर, मगर इसके ऊपर कोई सड़क पे मुजाहिदा कोई नहीं हो रहा। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि जी महंगाई के बारे में कल इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, बिल्कुल जरूर दें, मगर इमरान खान साहब या बिलावल भुट्टो साहब या ये कोई किसी ने एहतजाज की कॉल दी कि जी महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी जाएगी, ये नहीं हो रही ना। मैं ये कह रहा हूँ मोहसिन नकवी के ऊपर हो रही है, फिर है ना, बिल्कुल सही होनी चाहिए। बट सवाल ये है कि क्या महंगाई पे कोई एहतजाज की कॉल है? क्यों नहीं है? सवाल ये मेरा। महंगाई फिर शायद जाहिर है इनका तबकाती मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि जनरेटर चल रहे हैं और ऊपर जिंदगी जो एलीट की है वो तो चल रही है, लेकिन कैसा मैं कह रहा हूँ शब्बर ज़ैदी साहब की बड़ी माकूल बात है, लेकिन अगर ये जिस दिन अवाम फट गई और महंगाई की वजह से वो सड़कों पे आ गए लीडर लेस को, तो ये बड़े बड़े हुक्मरानों को महलात इनके महफूज नहीं रहेंगे। शब्बर साहब जिस तरफ इशारा करे हैं, हम बेहिस होकर सोए हुए हैं। शब्बर साहब राइट सर जी, लास्ट कमेंट शब्बर साहब। देखिए मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि महलात नहीं बाकी रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो वक्त आए, और पाकिस्तान में वो वक्त कभी नहीं आया, मगर जिस तरह से ये चीज आगे बढ़ रही है वो वक्त आ सकता है, और इससे डरना चाहिए हुक्मरानों को। और मैं ये बता दूं आपको, ये वक्त उस वक्त आएगा जिस दिन पेट्रोल अनबेरेबल होगा, कि स्टार्टिंग पॉइंट पेट्रोल से होता है। जिस दिन पेट्रोल, एक टाइम आएगा जब पेट्रोल की कीमत ऐसी जगह पे चली जाएगी जो अनबेरेबल है, और मुझे वो ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा है, वो चीज मुझे ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही है, मगर ये जो है इनकी आंखें बंद हैं, और ये फिर मैं बता रहा हूँ, फिर ये बात सबके हाथों से निकल जाएगी। और मैं कहना नहीं चाहता, फिर हम माने या नहीं माने, फिर हमारा एंड माशाल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, यू ऑलवेज एनलाइटन अस। अल्लाह करे आप खुल जाएँ और वक्त से पहले हम सोचें, मुल्क का सोचें, अपने पार्टी का या अपने तबके का ना सोचें, इस मुल्क के अवाम का सोचें। लेकिन मामलात भट्टी साहब जो बता रहे हैं वो शीट, ये बात ठीक है कि ये पेट्रोल हमें ले बैठेगा, अभी तो हम अंधेरे में डूबे बैठे हैं। ये था हमारा आज का शो, कल फिर हम हाजिर होंगे और ये डिस्कशन जारी रहेगी। हमें टाइम देते रहें। बहुत शुक्रिया आपका।